प्यारे विद्यार्थियों, जय गुरुदेव। आप सबका श्री गुरु कृपा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत। आज हम क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर 3 मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.2 से संबंधित कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। तो इसमें टॉपिक है अवयव योग गुणधर्म। अवयव का योग गुणधर्म कि अवयव जो है मैट्रिक्स जो है योग के लिए किस किस गुणधर्म का पालन करती है, किसका गुणधर्म पालन नहीं करती है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। फर्स्ट नियम है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता में क्या है? फर्स्ट नियम क्या होता है कि दो समान क्रम के मैट्रिक्स, अगर दो मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स ए है और दूसरा मैट्रिक्स बी और दोनों का क्रम समान है, दोनों का क्रम समान है, इसका क्रम भी m इंटू एन है, दूसरा भी इसका भी m इंटू एन है, तो इन दोनों को अगर जोड़ते हैं हम a प्लस बी करें या b प्लस ए करें, दोनों का मान बराबर होता है। योग में मैट्रिक्स के योग में क्रम बदलने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसका मतलब ये हुआ योग में क्रम विनिमय गुणधर्म लागू होता है। इसको समझाने के लिए दो मैट्रिक्स ली व्यापक रूप में, एक मैट्रिक्स ए आई जे एम इंटू एन, दूसरा बी आई जे एम इंटू एन। देन हमने दोनों का योग किया, अवयवों का योग किया। संगत अवयवों का योग होता है तो संगत अवयवों का योग कर दिया, और योग में क्रम बदलते हैं क्योंकि हम जानते हैं 2 + 3 = भी 5 होता है और 3 + 2 = भी क्या होता है 5। क्रम बदलने पर योग में कोई अंतर नहीं होता है। तो यहाँ से ये सिद्ध हुआ कि मैट्रिक्स के योग में क्रम विनिमय गुण लागू होता है। नेक्स्ट गुणधर्म है साहचर्यता। साहचर्यता एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या होती है? देखिए आप, इसके लिए 3 मैट्रिक्स मानी हमने। माना 3 मैट्रिक्स ए बी और सी समान क्रम की मैट्रिक्स है। इसके लिए हमें योग करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो हमने किया, योग किया पहले ए और बी का, ए और बी मैट्रिक्स का योग करने के बाद सी से योग किया, और दूसरी बार हमने बी और सी का योग करने के बाद तीसरी मैट्रिक्स ए से योग किया। तो दोनों ही तरीके से योग करने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, मान बराबर रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं योग के लिए साहचर्य गुणधर्म लागू होता है। नेक्स्ट है योज्य तत्सम। योज्य तत्सम का मतलब योग के लिए, मैट्रिक्स के योग के लिए तत्समक अवयव कौन सा है। तत्समक अवयव का मतलब यह होता है कि उसके साथ योग करने पर उस मैट्रिक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो ऐसे अवयव को तत्समक अवयव कहते हैं। तो यहाँ पर हमने मान लिया, माना कोई हमारे पास मैट्रिक्स है व्यापक रूप में ए आई जे एम इंटू एन, और इसके साथ शून्य मैट्रिक्स का अगर हम योग करें, शून्य मैट्रिक्स का योग करें तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, उस मैट्रिक्स के मान वही रहता है। यहाँ पर ये शून्य मैट्रिक्स जो है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव 0, सभी जितने भी अवयव है सबके सब क्या हो 0, तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं शून्य मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में योग के लिए शून्य मैट्रिक्स तत्समक कहलाता है। नेक्स्ट निरसन नियम, कैंसिलेशन लॉ। मैट्रिक्स में कैंसिल कैसे हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो देखिए आप, इसके लिए भी हमने वही लिया है, 3 समान क्रम समान है योग के लिए, ध्यान रखना आपको। 3 समान क्रम के मैट्रिक्स, उसको हमने a प्लस बी और a प्लस सी अगर बराबर है, ए और बी का योग और ए और सी का योग यदि बराबर है, तो ए से ए कैंसिल हो सकता है, तो इसका मान हो जाएगा b = c। या इसका उल्टा भी अगर इस प्रकार है, क्रम b प्लस ए और c प्लस ए का मान बराबर है, तो यहाँ भी ए से ए कैंसिल हो जाएगा, b = c। या यूँ हम कह सकते हैं मैट्रिक्स में योग के लिए नियम लागू होता है। ये तो थे सारे गुणधर्म योग के प्लस के। 2 मैट्रिक्स को योग करने पर किन किन नियमों का, कौन कौन से नियम लागू होते हैं, ये हमने यहाँ पढ़ा। इसमें क्या क्या पढ़ा हमने? पहला नियम था हमारे पास, कौन सा नियम था पहला नियम था हमारे पास योग का क्रम विनिमयता नियम।
हमने देखा क्रम विनिमय नियम भी लागू होता है, क्रम बदलने पर योग करने में कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरा नियम पड़ा साक्षरीय नियम, साक्षरीयता नियम भी लागू होता है। तत्समक शून्य मैट्रिक्स तत्समक मैट्रिक्स कहलाती है। निरसन नियम कैंसिलेशन लॉ लागू होता है। अब हम पढ़ेंगे गुणन के लिए, ये तो था प्लस के लिए, अब पढ़ेंगे हम गुणा के लिए। दो मैट्रिक्स का गुणा करने पर कौन कौन से गुणधर्म लागू होते हैं, कौन कौन से नियम लागू होते हैं। तो वही जस्ट वापस फर्स्ट नियम में क्रम विनिमयता, कम्यूटेटिविटी। इसके लिए सामान्यतया आव्यूह गुणन के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं होता है। हम किन्हीं दो मैट्रिक्स का गुणा करने पर फिर उसके क्रम बदल कर गुणा करें तो इन दोनों के मान बराबर नहीं होते हैं। जनरली ये नाम बराबर नहीं होते हैं, विशेष परिस्थितियों में बराबर हो सकते हैं। तो यह हम लिखा हमने सामान्यतः ये नियम लागू नहीं होता है। साक्षरीयता, यदि किसी विशेष परिस्थिति में ए बी का गुणा और बी ए का गुणा बराबर हो, अगर गुणा बराबर है, क्रम विनिमय नियम लागू है गुणन में, तो साक्षरीय नियम भी लागू होगा। और यदि गुणन का क्रम विनिमय नियम लागू नहीं है तो साक्षरीय नियम भी लागू नहीं होगा। नेक्स्ट गुणन तत्समक, वो तो पहले पढ़ा था हमने योग का तत्समक, अब है हमारे पास गुणन तत्समक, गुणन के लिए तत्समक। गुणन के लिए तत्समक है इकाई आव्यूह, वहाँ था योग के लिए शून्य आव्यूह, यहाँ है इकाई आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसका अवयव क्या हो, इकाई हो, इकाई आव्यूह कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए आप, हम किसी भी मैट्रिक्स को अगर इकाई मैट्रिक्स से गुणा करें तो उस मैट्रिक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि गुणन के लिए इकाई आव्यूह तत्समक आव्यूह कहलाता है। नेक्स्ट बंटनता, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, मतलब हम कोष्ठक को किस प्रकार खोल सकते हैं, तो ये बंटन का नियम यहाँ लागू होता है। अगर आपको कोई भी दो मैट्रिक्स का योग दे रखा अलग और एक मैट्रिक्स से गुणा करना है तो उन दोनों को अलग अलग गुणा करके योग करेंगे। एक का बी से गुणा किया और एक का सी से गुणा किया, फिर दोनों का योग किया, तो ये मान इस प्रकार प्राप्त हो गया। नेक्स्ट आव्यूह अदिश गुणधर्म, आव्यूह में अदिश संख्याओं का गुणा किस प्रकार होता है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था अदिश गुणन, अदिश गुणन में हम किसी भी पूरी आव्यूह को अगर किसी संख्या n से गुणा करना होता था तो हमने पढ़ा कि n का प्रत्येक अवयव से गुणा होता है। अब यहाँ पर है आपके अदिश गुणन का गुणधर्म। तो यहाँ अलग अलग, यहाँ पर ए और बी तो मैट्रिक्स है जो समान क्रम की है और के व एल दो अदिश राशियाँ हैं। इनके लिए क्या गुणधर्म लागू होते हैं, उनको अलग अलग स्टेप में लिखा है। फर्स्ट स्टेप लिखा हमने के प्लस एल, दो अदिश राशियों का योग है और उसको मैट्रिक्स से गुणा करना है तो मैट्रिक्स का कोष्ठक के अंदर बंटन नियम लगा देंगे, अंदर अलग अलग पदों से गुणा कर देंगे तो इसका मान प्राप्त किया जा सकता है। अगर एक राशि बाहर है, दो मैट्रिक्स का योग हो रहा है तो हम यहाँ पर अदिश राशि का भी अलग अलग मैट्रिक्स से गुणा करके योग करेंगे। फिर एक अदिश राशि बाहर है और एक अदिश राशि पहले से ही मैट्रिक्स से गुणा हो रही है, तो ठीक वैसे ही दूसरी राशि भी गुणा हो सकती है। चाहे एल को बाहर रखो या के को अंदर रखो, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा क्योंकि वो अदिश राशि है। इकाई को मैट्रिक्स से गुणा करने पर वापस मैट्रिक्स ही आएगा और ऋणात्मक इकाई से, ऋणात्मक आव्यूह से, ऋणात्मक इकाई आव्यूह से गुणा करेंगे तो मैट्रिक्स के मान, मैट्रिक्स का चिन्ह बदल जाएगा। ये थे आपके मैट्रिक्स के लिए अदिश राशियों के गुणधर्म। अब एक गुणन प्रतिलोमी आव्यूह, गुणन प्रतिलोमी आव्यूह में क्या होता है देखिए, यदि दो समान क्रम के वर्ग आव्यूह ए तथा बी का गुणन इकाई आव्यूह हो, दो मैट्रिक्स का गुणा करेंगे और गुणा करने पर नई मैट्रिक्स अगर इकाई मैट्रिक्स प्राप्त हो, ए और बी का गुणा किया तो हमें गुणा करने पर इकाई मैट्रिक्स प्राप्त हुई, या यूँ कह दो क्रम बदल कर हमने बी और ए का गुणा किया तो भी हमें क्या प्राप्त हुआ, इकाई मैट्रिक्स प्राप्त हुआ। तो हम कह सकते हैं ए और बी जो दोनों हैं एक दूसरे के लिए गुणन प्रतिलोम हैं। बी तो है ए का गुणन प्रतिलोम और ए है बी का गुणन प्रतिलोम। नेक्स्ट शून्य के भाजक, यदि दो आव्यूह ए तथा बी का गुणन शून्य आव्यूह, बी तो था दो मैट्रिक्स का गुणन इकाई मैट्रिक्स,
नेक्स्ट टॉपिक, शून्य के भाजक। यदि दो अवयव ए तथा बी का गुणन शून्य अवयव हो तो ए तथा बी शून्य के भाजक कहलाते हैं। मतलब ऐसे दो मैट्रिक्स जिनका गुणनफल करने पर शून्य मैट्रिक्स हो। शून्य मैट्रिक्स का अर्थ जिसके सभी अवयव शून्य हो, तो ऐसे दोनों मैट्रिक्स शून्य के भाजक कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, वर्ग अवयव की धन पूर्णांक। वर्ग अवयव है जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर है, उसकी धन पूर्णांक हो तो उसको किस प्रकार हल करते हैं। अगर हमें कहीं हल करने में ए स्क्वायर किसी भी मैट्रिक्स का वर्ग है तो इसका मतलब ये हुआ उन दोनों उस मैट्रिक्स को दो बार गुणा करना है, न कि उस मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव का वर्ग करना है। किसी मैट्रिक्स का वर्ग से मतलब है उस मैट्रिक्स का उसी मैट्रिक्स के दो बार गुणा करना है। ए स्क्वायर ज्ञात करने के लिए हम ए इंटू ए करेंगे, ठीक इसी प्रकार ए क्यूब ज्ञात करने के लिए ए स्क्वायर इंटू ए। इसी प्रकार ए की पावर एन ज्ञात करना है तो ए की पावर एन माइनस वन इंटू ए। ये होती है किसी भी वर्ग अवयव की घात ज्ञात करनी होती है। अब चलते हैं आगे, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। हमने इसकी पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हल कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि मैट्रिक्स ए तथा बी हो तो सी का मान ज्ञात करो। और सी यहाँ तीन मैट्रिक्स ए बी और सी है, सी का मान ज्ञात करना है। ए और बी दिया हुआ है और ज्ञात करने के लिए आपको संबंध दे रखा है और संबंध है ए प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ 0 जो है वो शून्य अवयव है, शून्य मैट्रिक्स है। अब हल करते हैं हम इसको। गिवन लिखा सबसे पहले, गिवन है रिलेशन दे रखा आपको a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन की तरह हल करते हैं। c का मान ज्ञात करने के लिए हम a प्लस 2b का पक्षांतरण करते हैं तो यह आ गया माइनस a माइनस 2b। माइनस जगह पर a की जगह मैट्रिक्स a को लिख दिया, माइनस 2b मैट्रिक्स लिख दिया। और माइनस का भी अंदर गुणा करेंगे, 2 का भी अंदर गुणा करेंगे। माइनस का अंदर गुणा करने के लिए माइनस का अंदर के सभी अवयव से गुणा करेंगे। इसी प्रकार 2 का भी अंदर सभी अवयव से गुणा होगा। या माइनस का अंदर गुणा किया मैंने गया, 2 का अंदर गुणा किया, 2 का अंदर गुणा किया मैंने तो अंदर के सभी पद क्या हो गए, 2 से गुणा हुआ तो 2 इंटू 2 4, 2 2 4 माइनस 2 एंड 0। दो मैट्रिक्स के बीच में माइनस, तो दोनों मैट्रिक्स को घटाना है। घटाने के लिए हम जानते हैं संगत अवयव को घटाना पड़ेगा। तो -1 में से 4 घटाएंगे, -3 में से 2 घटाएंगे, -2 में से 2 घटाएंगे और -1 में से 4 घटाएंगे, -3 में से -2 घटाएंगे, 1 में से 0 घटाएंगे। तो ये मैंने यहाँ अगले स्टेप में किया। घटाने पर जो संख्या है उसको लिखा, तो ये सी नई मैट्रिक्स जो ज्ञात करनी थी वो प्राप्त हो गई हमें। तो सी का मान आ गया और यही हमें ज्ञात करना था। तो आंसर हो गया इस प्रश्न का। तो प्रश्न आपको समझ में आ गया। चलते हम आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 कि यदि ए मैट्रिक्स दी हुई है, बी मैट्रिक्स भी दी हुई है हो तो 3a स्क्वायर माइनस 2b ज्ञात करना है। तो मैं इसको आपको इसका हिंट दे देता हूँ, आपको हल आपको ही करना है। हिंट क्या देखिए आप, मैट्रिक्स से दे रखी है, आप यहाँ लिख दीजिए जो भी दी हुई है। ए स्क्वायर ज्ञात करने के लिए मैट्रिक्स ए को 2 बार गुणा करना है, ए इंटू ए। तो मैट्रिक्स ए यहाँ जाएगी, मैट्रिक्स ए आएगी, इन दोनों का गुणा करेंगे, रो इंटू कॉलम, दोनों का गुणा करेंगे तो एक नई मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। ये मैट्रिक्स ए स्क्वायर का मान होगी। फिर हमें ज्ञात करना है प्रश्न में 3a स्क्वायर माइनस 2b। तो इसमें हम मान रखेंगे ए स्क्वायर का और बी का। ए स्क्वायर का मान हमने यहाँ ज्ञात कर लिया, यहाँ जाएगा ए स्क्वायर, बी का मान आपको प्रश्न में दे रखा है वो यहाँ जाएगा। फिर अंदर 3 का गुणा करना है, अंदर 2 का गुणा करना है, फिर घटाना है। इस प्रकार आपको यहाँ आंसर मिल जाएगा। ये आपको ही हल करना है। प्रश्न नंबर 5, यदि मैट्रिक्स ए तथा मैट्रिक्स बी हो तो दिखाओ कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। आपको इनको हल करके सिद्ध करना है।
इसके मैं थोड़ा आपको हिंट दूंगा। ए बी, ए का गुणा बी से, पहले आएगा फिर बी आएगा, दोनों मैट्रिक्स का गुणा करेंगे, रो इंटू कॉलम, ये मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी हमें। नहीं, उसको दिया समीकरण नंबर 1। बी का गुणा ए से, पहले बी फिर ए, वही गुणा करने का तरीका, रो इंटू कॉलम, गुणा करेंगे, नया मैट्रिक्स बन जाएगा। इसका गुणा भी एक मैट्रिक्स होगा, इसका गुणा भी एक मैट्रिक्स हो गया, तो समीकरण 1 व 2। दोनों समीकरण देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे आप दोनों का मान अलग अलग आएगा, तो हम यहाँ कह सकते हैं इक्वेशन 1 व 2 से ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, यही हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके प्रश्न नंबर 6। यदि एफ एक्स इज इक्वल टू, ये दिया हुआ आपको, तो सिद्ध कीजिए कि एफ ए इंटू एफ बी इज इक्वल टू एफ ए प्लस बी। ये सिद्ध करने के लिए हम प्रूफ करेंगे। इसके लिए सबसे पहले गिवन लिख दिया मैंने, जो प्रश्न में आपको मैट्रिक्स दे रखी है वही मैट्रिक्स दोबारा लिख दी और उसको मैंने समीकरण लिख डाल दिया। अब हमें सिद्ध करने के लिए हम पहले लेफ्ट हैंड साइड का मान ज्ञात करेंगे, फिर राइट हैंड साइड का मान ज्ञात करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड का मान ज्ञात करने के लिए एफ ए ज्ञात करना है, तो मैंने समीकरण 1 में एफ ए ज्ञात किया। एफ ए कैसे ज्ञात करेंगे, एफ एक्स में एक्स के स्थान पर ए रखेंगे, एफ एक्स में एक्स के स्थान पर ए रखेंगे, तो यहाँ ए आ जाएगा, तो ये आ गया। कॉस एक्स था तो कॉस ए आ गया, साइन एक्स था साइन ए आ गया, ये 0। इसी प्रकार इन सबके मान हमने यहाँ रख दिए। एफ बी में भी आ गया, सारे मान हमने यहाँ रख दिए। अब हमें करना है एल एच एस में का मान ज्ञात करना है, एफ ए इंटू एफ बी। एफ ए और एफ बी का गुणा किया हमने यहाँ पर, एफ ए का मान रख दिया, एफ बी का मान रख दिया, वही गुणा करने का तरीका, रो इसकी कॉलम इसका। पहली रो का गुणा, पहले गुणा करेंगे हम पहले कॉलम से, फिर गुणा करेंगे दूसरे कॉलम से, फिर गुणा करेंगे तीसरे कॉलम से। तो ये आएगा पहली रो पहला कॉलम, ये आएगा पहली रो दूसरा कॉलम, और ये आएगा पहली रो तीसरा कॉलम। इसको फर्स्ट रो में ही लिखना है। फिर दूसरी रो लेके गुणा करेंगे तो दूसरी रो बन जाएगी, तीसरी रो से गुणा किया तीसरी रो बन गई। गुणा करना है रो का कॉलम से। हल किया इसको हमने, तो ये पद स्टेप आ गया यहाँ पर। इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया हमने यहाँ पर, और ये इस प्रकार के पद बन गए। तो ये हमने देखा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये हम जानते हैं त्रिकोणमिति में कक्षा 11 में आपने पढ़ा है, सूत्र होता है कॉस ए प्लस बी का, ये भी सूत्र होता है माइनस साइन ए प्लस बी का, माइनस आ गया। इसी प्रकार ये भी सूत्र हो गया कॉस ए प्लस बी का, और ये सूत्र हो गया कॉस ए प्लस बी का, ये मान रखते हैं। ये हो गया, इसको डाल दिया हमने समीकरण नंबर 2। अब सिद्ध करने में RHS में हमें ज्ञात करना एफ ए प्लस बी। एफ ए प्लस बी ज्ञात करने के लिए मैं समीकरण 1 में ही x के स्थान पर a प्लस बी रखा है, तो जहाँ जहाँ x आ रहा था वहाँ a प्लस बी रख दिया, और इसको मैं नंबर दे दिया समीकरण 3। अब समीकरण 2 व समीकरण 3 में हम देखते हैं, तो हम देख पाते हैं यहाँ पर मैट्रिक्स बिल्कुल दोनों समान हैं, दोनों मैट्रिक्स समान है। इसका मतलब ये हुआ ये दोनों पद समान है, RHS समान है, RHS समान है तो LHS भी समान होगी। तो हमें समीकरण 2 व 3 से दोनों की LHS को बराबर लिख दिया, हमें यही सिद्ध करना था। तो इस प्रकार आपको इक्वेशन भी कंप्लीट हुआ, वो समझ में आ गया। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न 7 क्या कह रहा है, दो मैट्रिक्स दे रखी है आपको ए और बी, और सिद्ध करना आपको ए बी का परिवर्त इंटू बी का परिवर्त इंटू ए का परिवर्त। इसके लिए हम पहले LHS का मान ज्ञात करेंगे, फिर RHS का मान ज्ञात करेंगे, और पता करेंगे वहाँ बराबर है या नहीं। LHS का मान ज्ञात करने के लिए हम पहले a का गुणा b से करेंगे, a ये रही b ये रही, a का गुणा b से, वही रो इंटू कॉलम, पहली रो का पहले कॉलम से, पहली रो का दूसरे कॉलम से, पहली रो का तीसरे कॉलम से, और उन सब का गुणा हम पहले रो में ही लिखेंगे। इसी प्रकार दूसरी रो का गुणा किया, यहाँ आ गया। फिर ये हमने देखा कि गुणा करने पर जो संख्या थी उनको हल किया हमने गुणा भाग करके, तो इस प्रकार आपको यह एक बी का गुणा प्राप्त हो गया, नई मैट्रिक्स हो गई। फिर हमने इसका परिवर्त किया, तो यहाँ पे 17 या -24 0 और ये 9 और ये। अब इनका परिवर्त ज्ञात करना, ए बी का परिवर्त, ए बी का परिवर्त ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, किसी भी मैट्रिक्स का परिवर्त मैट्रिक्स ज्ञात करना हो तो हम जानते हैं उसकी जो भी आपके पास रो है उस रो को कॉलम बना दो। तो यहाँ मैंने पहली रो को पहला कॉलम बना दिया। पहली रो क्या है, 17 -24 0, तो यहाँ बन गया पहला कॉलम 17 -24 0। दूसरी रो को बना दिया दूसरा कॉलम, फिर ये इसको समीकरण में डाल दिया 1, तो ये LHS का मान आ गया। अब RHS का मान ज्ञात करने के लिए
बी का परिवर्तन करेंगे। बी आपको प्रश्न में दे रखा है, उस बी का भी परिवर्तन करना है। बी का भी परिवर्तन करने के लिए जो भी आपको रो में दे रखा है उसको कॉलम में लिख दीजिए। पहले रो को बना दिया पहला कॉलम, दूसरे रो को दूसरा कॉलम, तीसरे रो को तीसरा कॉलम बी का। तो इस प्रकार आ गया बी का परिवर्तन। ए का परिवर्तन ज्ञात करने के लिए वो भी ए में एक की रो को कॉलम में लिख दो। ए की पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, फिर दोनों को गुणा कर दिया क्योंकि हमें RHS में ऐसा ही सिद्ध करना है। दोनों का गुणा किया। गुणा करने का तरीका भाई रो का गुणा कॉलम से। पहली रो का पहले कॉलम से गुणा करेंगे, पहली रो बन गई। दूसरी रो का दूसरी कॉलम से गुणा, पहले कॉलम से करेंगे फिर दूसरे कॉलम से करेंगे। तीसरी रो का पहले कॉलम से फिर दूसरे कॉलम से। यह भी आ गए, इनको हल किया हमने। तो ये गुणनफल करने के बाद ये समीकरण 2 डाल दिया हमने। फिर हम यहाँ देखते हैं समीकरण 1 व 2 के अंदर। तो समीकरण 1 व 2 में क्या दिखता है हमें? समीकरण 1 व 2 में दिखता है कि दोनों बिल्कुल समान हैं। दोनों का RHS समान है, दोनों मैट्रिक्स समान है। RHS समान है तो LHS भी समान होगी। तो वही मैंने यहाँ लिखा समीकरण 1 व 2 से दोनों समीकरणों की LHS भी बराबर, वही हमें सिद्ध करनी थी। इस प्रकार हमने इस क्लास में प्रश्नावली 3.2 के कुछ प्रश्न करने का प्रयास किया, प्रश्न करके समझने का प्रयास किया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आपको आज इस वीडियो को देखकर, ये प्रश्न को समझकर, इन प्रश्नों को तो आपको होमवर्क की कॉपी में करना ही है। इसके अलावा इससे संबंधित जो प्रश्न इस प्रश्नावली में है वो भी आपको हल करने का प्रयास करना है। इससे संबंधित उदाहरण भी हल करना है। अब इन दोनों उदाहरण और प्रश्नावली के प्रश्न हल करने हैं, प्रयास करना है। प्रयास करने के बाद भी अगर आप हल नहीं कर पाते हैं तो आप मुझे, आज का काम है, आज और कल 2 दिन देता हूँ मैं आपको ये काम करने के लिए। फिर अगली क्लास से पहले 2 दिन पहले, मतलब परसों के दिन, शनिवार के दिन मुझे इनसे संबंधित अगर कोई समस्या है आपको, तो ये समस्या मुझे आप व्हाट्सएप के माध्यम से नोट करनी है कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ है, ये उदाहरण हमसे नहीं हुआ है। जो भी आप प्रश्न समस्या रखेंगे उस प्रश्न का और उस उदाहरण का समाधान हम अगली क्लास में करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे। इस प्रकार आप करने का प्रयास करेंगे। इसी आशा के साथ धन्यवाद।